बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम डेवलपमेंट में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। वो टॉपिक है हमारा पॉवर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा, डेवलपमेंट का जो मेन फोकस है और जो मेन उसका थीम है वो पॉवर्टी इरेडिकेशन है। पॉवर्टी में रिडक्शन करना और डेवलपमेंट की तमाम तर पॉलिसीज़ का जो मकसद है और जो एम होता है वो एक ही है। वो चाहे आप इसकी थ्योरीज पढ़ लें, चाहे आप इसकी जो मेन थीम है या मेन उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो घूम फिर के एक ही नुक्ते पे आके टिकेंगी, वो है पॉवर्टी इरेडिकेशन या पॉवर्टी रिडक्शन। पॉवर्टी को कैसे इरेडिकेट किया जाएगा, पॉवर्टी को कैसे एड्रेस किया जाएगा, तो आज के टॉपिक में हम या आज की सीरीज में हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। दुनिया में इस वक्त 1.34 बिलियन 1.374 बिलियन लोग जो है ना, अरब लोग इस वक्त $1.25 पर डे से कम पे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये वो लोग हैं जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में जिंदा रह रहे हैं, और जो $2 से कम जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं उनकी तादाद 2.6 अरब डॉलर। अब जरा अंदाजा करें कि दुनिया की कुल आबादी तकरीबन 7 अरब के करीब है, और उसमें से 2.6 अरब लोग जो है वो $2 पर डे से कम पे जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये तकरीबन वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% जो है वो ये 35 से 40% तक बनता है। तो पॉवर्टी आगे मल्टीपल हिस्सों में तकसीम हो जाती है। जो गरीब बंदा होगा, जो पुअर आदमी होगा, उसकी पुअर हेल्थ होगी, एजुकेशन नहीं होगी, एनवायरमेंटली हैजर्ड इलाकों में वो रहता है, डिग्रेडेड इलाकों में वो रहता है। तो ये पॉवर्टी को डिस्कस डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में किया जाता है। तो पॉवर्टी को जब हम डिस्कस करते हैं तो पॉवर्टी रिडक्शन के लिए एक चीज़ जो ज़्यादातर की जाती है वो है कि जीएनपी को बढ़ा दिया जाए, जीएनआई को यानी नेशनल इनकम को बढ़ाया जाए, तो उससे पॉवर्टी रिडक्शन होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या ये वाकई पॉवर्टी रिडक्शन में मदद देता है? इसके लिए फिर हम लोगों को एक नई चीज़ की तरफ मूव हम होते हैं, वो है इनकम इनइक्वालिटी। यानी बात का ऐसा होता है कि ग्रोथ होती है विदाउट डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन नहीं हो पाती। मुल्क ग्रो तो कर रहा है, उसकी इनकम तो बढ़ रही है, नेशनल इनकम तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके नेशनल इनकम के इंक्रीज होने से उसके गरीबों को फायदा नहीं होता। देखना यह पड़ता है कि जो मुल्क की दौलत पैदा हो रही है वो किन हिस्सों में जा रही है, उसको पैदा करने का रिस्पॉन्सिबल कौन सा सेक्टर है। क्या वो अमीर तबका उसको पैदा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो दौलत का मेजर शेयर अमीर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या वो गरीब तबका पैदा कर रहा है या पूरी इकोनॉमी के लोग मिलकर पैदा कर रहे हैं, तो फिर वो पूरी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बुनियादी तौर पर ये इसमें देखा जाता है कि कितने फीसद लोगों को वो इनकम का शेयर मिल रहा है। तो पहले पॉवर्टी की जो मेन बुनियादी वजह है, जो मेन रीजन है उसकी, वो है इनकम इनइक्वालिटी। तो जब हम इनकम इनइक्वालिटी की डेफिनेशन करेंगे तो इनकम इनइक्वालिटी कहते हैं द डिसप्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नेशनल इनकम अमंग हाउसहोल्ड के दरमियान जो डिसप्रपोर्शनेट से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम की। जब हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन को मापा कैसे जाता है? इसके लिए दो मेन तरीके, उसको मेजर करने के लिए दो बड़े जो तरीके हैं, दो हिस्सों में इसको बांटा जाता है। एक हम कहते हैं पर्सनल और साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और दूसरा होता है फंक्शनल और डिस्ट्रीब्यूटिव फैक्टर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी दो बड़े हिस्सों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रिंसिपल मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम को। एक है पर्सनल और साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और दूसरा है फंक्शनल और डिस्ट्रीब्यूटिव फैक्टर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दो हिस्से। तो पहला हिस्सा है जी पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें क्या किया जाता है? इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि हाउस होल्ड की इनकम कितनी है, इनरिस्पेक्टिव ये कि वो कहां से कमा रहा है, कैसे कमा रहा है।
यानी उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं देखा जाता, बस उसका शेयर देखा जाता। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेगा, एक आदमी है वो महाना 1 लाख रुपया कमाता है और एक दूसरा आदमी है वो भी महाना 1 लाख रुपया कमाता है, लेकिन जो पहला महाना 1 लाख रुपया कमाने वाला है वो दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करता है, वो महाना 1 लाख रुपया कमाता है, जबकि जो दूसरा 1 लाख रुपया कमाने वाला है वो दिन में 10 घंटे काम करता है, फिर जाकर उसकी आमदनी महाना 1 लाख रुपये बनती है। अब इन दोनों बंदों के काम में सोर्स ऑफ इनकम में 10 घंटों का 8 घंटों का फर्क है, लेकिन आमदनी उनकी सेम है। तो इस तरीके से साइज ऑफ इनकम में पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम सोर्स ऑफ इनकम नहीं देखते, उसमें हम क्या देखते हैं कि इनकम का शेयर उसके पास कितना जा रहा है, ये होता है पर्सनल साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। इसकी जो डेफिनेशन है वो जरा देख लें, कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू साइज क्लास ऑफ पर्सन, साइज क्लास ऑफ पर्सन के लिहाज से उसकी इनकम का शेयर देखना है। फॉर एग्जांपल द शेयर ऑफ टोटल इनकम accruing to the pure specific percentage on the richest specific percentage of population without regard to the source of that income। उनकी सोर्स ऑफ इनकम के हवाले को, सोर्स ऑफ इनकम को इग्नोर करके सिर्फ ये देखना है कि पुअरेस्ट आदमी कितनी इनकम कमा रहा है और रिचेस्ट आदमी कितनी इनकम कमा रहा है। एक आदमी की सैलरी 10,000 रुपया महाना है, दूसरे आदमी की भी 10,000 रुपया महाना है। एक बंदा सिर्फ हफ्ते में 3 दिन काम करके 10,000 रुपया कमा रहा है और दूसरा बंदा हफ्ते में 8 दिन काम करके 10,000 रुपया कमा रहा है, तो उनकी इनकम का शेयर तो चूंकि सेम है इसलिए हम उसको सेम ग्रुप में लाई करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स ऑफ इनकम। अब हम इनकम को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 चीज़ों से, 2 तरीकों से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक हम कहते हैं क्वांटाइल। क्वांटाइल का मतलब है कि पूरी इकानमी को हम 5 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, 20% का उसका शेयर बना लेते हैं। 20% यानी उसके अगर हम टॉप 20% कितने, बॉटम 20% कितने हैं, तो उस यानी अगर पूरी इकानमी, अगर हम पूरे उसको देखें मुल्क के अफराद को, अगर फर्ज करें, हम कहते हैं कि उस मुल्क के टोटल 20 अफराद रहते हैं या उस घर में तकरीबन 10 अफराद रहते हैं, तो उस मुल्क में 10 अफराद है तो हम उसको क्वांटाइल करें, क्या करेंगे, उसके 2-2 का पेयर बना लेंगे, यानी ऊपर वाले 2 पहले 2, फिर दूसरे 2, फिर तीसरे 2, फिर चौथे 2, फिर 5वें 2, तो ये क्वांटाइल इसको हम कहते हैं कि ये 5 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो क्वांटाइल आर 20% प्रोपोर्शन ऑफ एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी, किसी भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी का 20% जब हम उसको शेयर करते हैं उसको हम क्वांटाइल यानी 4 हिस्सों, 5 हिस्सों में उसको टोटल तकसीम करते हैं। अब पॉपुलेशन साइज divided into quantiles would be divided into 5 groups of equal size, सेम साइज के 5 ग्रुप्स उसके बना दिए जाते हैं। एक तो ये तरीका होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने का। दूसरा तरीका होता है डिसाइल बनाते हैं। डिसाइल मतलब 10 हिस्से में हम उसको तकसीम कर देते हैं। अब 10% proportion of any numerical quantity, a population divided into decile would be divided into 10 equal numerical groups। तो 10 equal numerical groups में हम उसको डिवाइड कर, जैसे एक घर में फर्ज किया 10 अफराद रहते हैं, जब एक घर में 10 अफराद रहते हैं तो उसको हम डिसाइड करेंगे तो 1-1 में तकसीम कर देंगे। अब फर्ज करें उस घर में हर बंदा 100 रुपया कमाता है तो उस घर की टोटल नेशनल इनकम 1,000 रुपया होगा। लेकिन अब क्या होता है कि उस घर में जो अफराद हैं, जो उसके वालिदैन हैं और जो 2 बच्चे हैं, यानी 4 अफराद मिलकर उस 1,000 रुपये में से 700 रुपया तो उनकी ज़ात पे खर्च हो जाता है, उनके एक्सपेंसिव पे खर्च हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उस मुल्क की, उस घर की 70% जो इनकम है वो 40% लोगों पे खर्च हो रही है और बाकी के जो 60% लोग हैं वो सिर्फ 30% पे गुजारा कर। तो ये एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मामला होता है। तो इसके लिए एक फर्जी सा टेबल हमने बनाया है, उसको अगर आप देखें तो उसको फिर आपको ज़रा ठीक समझ आएगी। यहाँ पे इन्होंने फैक्टर से इंडिविजुअल्स 20 इंडिविजुअल्स लिए इन्होंने, 1 से लेके 20 तक टोटल इंडिविजुअल्स हैं। और पर्सनल इनकम यूनिट्स ये आप कह लें, अगर हम 1 रुपये की बात करें या 100 रुपये का हम बात करें तो ये 100 रुपये में से *8 पैसे इस बंदे के हिस्से में आते हैं, पहले बंदे के हिस्से में। दूसरे बंदे के हिस्से में 1 रुपया, तीसरे बंदे के हिस्से में 1.4 रुपये, तीसरे बंदे के, चौथे बंदे के 1.8, इसी कैसे बढ़ते 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 20वां बंदा 15 रुपये खर्च कर। तो अगर आप इसको क्वांटाइल और डिसाइल में करें तो ये पहले जो 4 बंदों की इनकम है वो टोटल मिला के 5 रुपये बनती है, यानी इनको 500 रुपये में से 5 रुपये मिल रहे हैं पहले 5 बंदों को। दूसरे फिर टोटल 10 बंदों को 9 रुपये मिल रहे हैं, 15 बंदों को 13 रुपये मिल रहे हैं और ये तो
इनको टोटल 22 रुपये मिल रहे हैं और इनको टोटल 51। तो इस तरीके से क्वांटाइल ये इनके बने हुए हैं कि पहले पोर्शन को कितने मिल रहे हैं, दूसरे पोर्शन को कितने मिल रहे हैं, तीसरे को, चौथे को कितने। इस तरीके से आप डिसाइड, यानी टोटल को 10-20 बंदे हैं तो 20 को 10 हिस्सों में दिख रहे हैं, तो ये 2-2 का ग्रुप बन गया। तो 1.8 ऊपर वाले यानी फर्स्ट 10% को 20% को 3.2, उसके बाद 30% को 3.9, 40% को 5.1, 50% को 5.8। तो ये अब आपका टोटल शेयर है। तो ये टोटल शेयर है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को मेजर किया जाता है। अगर आप इसका ग्राफ देखें, अब इसी जो टेबल को अगर हम ग्राफ पे बना लें तो ग्राफ उसका ये बनेगा। ये जरा देख लें इसको, ग्राफ कैसे इसका बनेगा। इसमें वाई साइड जो वाई एक्सिस पे बनाया गया है वो है परसेंटेज ऑफ इनकम। इनकम की परसेंटेज कितनी है, यानी 10% ऑफ इनकम, 20% ऑफ इनकम, 30%, ये डिसाइड में ना 10% ऑफ इनकम, 20% ऑफ इनकम, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, ये इसमें परसेंटेज है। ये है परसेंटेज ऑफ इनकम रिसिपिएंट्स कि कितने परसेंट लोगों को कितने परसेंट मिल रही है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है लाइन ऑफ इक्वलिटी। इसका मतलब कि इस लाइन पे अगर हम होंगे तो इसका मतलब कि शेयर ऑफ इनकम, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये बिल्कुल इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो यहाँ से 10% का मतलब 10% को 10% के हिसाब से मिल रही है, यानी इनकम का परसेंटेज पॉपुलेशन के परसेंटेज को मैच कर रहा है। 20% ऑफ पॉपुलेशन इज रिसीविंग 20% ऑफ इनकम, 30% ऑफ पॉपुलेशन रिसीविंग 30% ऑफ पॉपुलेशन। इस तरीके से ये एक लाइन ऑफ इक्वलिटी आपके पास बन जाती है। अब जितना इस लाइन से डेविएट करेंगे हम लोग, पीछे हटेंगे, इसका मतलब है कि ये लाइन जो है ये इनइक्वालिटी की लाइन है। अब जरा ये देखें कि जो पुअरेस्ट 10% है वो 10% से कहीं ज्यादा कम जो है ना वो आपकी इनकम अर्न कर रहा है। जो दूसरा 20% है वो अभी भी 10% से कम है। जो 30% है वो कहीं जाके यानी 30% बंदे एक टोटल इनकम का 10% हासिल कर रहे हैं। अब 40% पे जाएं तो वो अभी भी 20% तक नहीं पहुंचा। 50% पे जाएं तो वो बमुश्किल, इसका मतलब ये है कि जो आपकी आबादी का 20% है वो आपकी आबादी का जो 50% है वो टोटल इनकम का अभी भी सिर्फ 20% हासिल कर रहा है। तो बाकी का जो 80% है वो बाकी के लोग जो ना, अभी 90% को देखें तो 90% वाला ये 70 पे चला गया, तो 100% पे वो सारा शेयर वो ले जाता है। इसका मतलब ये है कि ये इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। तो ये जो कर्व बना है इसको हम कहते हैं दिस इज अ कर्व ऑफ इनइक्वालिटी। दूसरे अल्फाज में इसको हम कहते हैं लॉरेंस कर्व। तो ये बुनियादी तौर पे लॉरेंस कर्व है जो डायग्राम पे बनाया जाता है थ्रू इनकम इनइक्वालिटी का मेजर करके, ये चीज मेजर करके कि कितने परसेंट पॉपुलेशन को कितने परसेंट शेयर ऑफ इनकम मिल रहा है। तो अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। कहते हैं अ ग्राफिक ग्राफ डिपिक्टिंग द वेरिएंस ऑफ द साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम परफेक्ट इक्वलिटी। यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लाइन ऑफ इनइक्वालिटी से कितना वेरिएट करता है, कितनी वेरिएशन है जो आपने ग्राफ में देख ली कि इक्वलिटी लाइन से वो कितनी जो ना वो इक्वलिटी लाइन से वो कितना पीछे हटता है। जितना पीछे हटेगा उतनी ज़्यादा इनइक्वलिटी वहाँ पे मौजूद रहेगी। The Lorentz curve shows the actual quantitative relationship between the percentage of income recipients and the percentage of total income they did in fact receive during say a given year। एक साल के अरसे में एक मखसूस परसेंटेज कितने फीसद अपनी आमदनी का हिस्सा ले रही है, ये जाहिर करता है लॉरेंस कर्व बुनियादी तौर पर। तो अब लॉरेंस कर्व तो हो गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इस लॉरेंस कर्व की जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन की है वो की है जीनी कोफिशिएंट। जीनी कोफिशिएंट भी बुनियादी तौर पर मेजर करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की अनइक्वलिटी को मेजर करता है कि कितनी अनइक्वल है डिस्ट्रीब्यूशन। जीनी कोफिशिएंट भी लॉरेंस कर्व का ही सहारा लेती है और वो कैसे इसको बनाती है ये आप डायग्राम देख लें। जीनी कोफिशिएंट बुनियादी तौर पर टोटल एरिया ऑफ बी, सी और डी का टोटल एरिया ये ले लेते हैं। अगर आप इसको यूनिट 1 मेजर कर लें कि यूनिट 1 कह लें परपेंडिकुलर और बेस को, तो ये एक आपके पास ट्राइंगल बन जाएगी बी सी और बी डी। ये आपका टोटल एरिया बी सी डी का ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा।
इसका एरिया लेते हैं। उसके बाद जो लॉरेंस कर्व और लाइन ऑफ इक्वलिटी के दरमियान का जो शेडिड एरिया जिसको हम एरिया ए कह लेंगे, इस एरिया को लेंगे और इनकी रेशियो यानी जी कोफिशिएंट होगा शेडिड एरिया ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ बी सी डी, यानी यहां से टोटल एरिया बी सी डी का आप ले लें और उधर से ये इसका शेडिड एरिया ले लें, इनको इनकी रेशियो निकाल लें तो ये आपका जीनी कोफिशिएंट आ जाएगा। तो जीनी कोफिशिएंट क्या मेजर करता है? ये भी डिग्री ऑफ अनइक्वलिटी मेजर करता है कि किसी मुल्क में इनकम की इनइक्वलिटी कितनी है, गरीबों का पोर्शन, गरीबों के समय कितने पैसे आते हैं और अमीरों के समय कितने पैसे आते हैं। An aggregate numerical measures of income inequality ranging from 0 to 1, तो ये 0 से 1 के दरमियान की ये वैल्यू आएगी। जिस तरह आपने वो उसका ग्राफ देखा है, अगर आप ग्राफ को दोबारा देखें तो हम इसको यूनिट 1 अगर कंसीडर कर लें, डी सी और बी सी को अगर हम यूनिट 1 कंसीडर कर लें तो ये बन जाएंगे 1 और 1, तो अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया का फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.5 आएगी, 0.5 इसकी वैल्यू आएगी। It is measured graphically by dividing the area between perfect equality line and Lorentz curve by the total area lying on the right of the equality line in the Lorentz diagram. The higher the value the coefficient, the higher the inequality of income distribution. The lower it is, the more equal the distribution. तो अगर ये जीरो वैल्यू होगी, अगर ये वैल्यू इसकी जीरो होगी, जीरो कैसे होगी? अगर आप इसको देखें बी सी डी का एरिया लें तो आपका वो 0.0 आएगा, 1 इसको हम कंसीडर करें। अब ये शेडिड एरिया में लेना है, तो अगर शेडिड एरिया है ही नहीं, इसका मतलब शेडिड एरिया इसके साथ मिल गया लाइन ऑफ इक्वलिटी के, तो शेडिड एरिया 0 हो गया। तो शेडिड एरिया 0 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आपका आंसर 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा परफेक्ट इक्वलिटी के बराबर। लेकिन अगर ये एरिया बढ़ता जाता है, बढ़ता ये बी सी डी के इक्वली हो जाता है, यानी जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है, तो ये 1 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ये भी एरिया 0.5, तो दोनों 0.5 एरिया मिलकर क्या बन जाएंगे, ये 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5, ये 1 हो जाएगा। तो 0 मतलब परफेक्ट इक्वलिटी और 1 मतलब परफेक्ट इनइक्वलिटी। तो ये वैल्यू 0 से जितनी दूर होती जाएगी, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, उतनी ये अनइक्वल होनी शुरू हो जाएगी, और जितनी ये 0 के करीब होगी उतनी ये इक्वल होगी। तो 0 मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और 1 मतलब टोटली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इट इज मेजर्ड ग्राफिकली by dividing the area between the perfect equality line and the Lorentz curve by the total area line to the right side of the equality. तो द जीनी कोफिशिएंट की जब हम बात करें तो जीनी कोफिशिएंट अब कंट्रीज को रैंक कर देता है, 3 इसके इन्होंने स्टेप बना दिए। तो जीनी कोफिशिएंट फॉर कंट्रीज विद हाईली अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टिपिकली लाइज बिटवीन 0.5 से 0.7 तक, यानी 0.5 से 0.7 तक जो जीनी कोफिशिएंट है ये लाई करेगा, जिसका मतलब कि इस मुल्क में इनकम हाईली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। While for the countries with relatively equal distribution, it is only order of 0.2 से 0.35, ये जो वहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है वहाँ पर ये जो उसकी वैल्यू होगी जीनी कोफिशिएंट की वो 0.2 से 0.35 के दरमियान होगी। तो ये बुनियादी तौर पर साइज ऑफ इनकम को मेजर करने के लिए जो मेथड है लॉरेंस कर्व, इसका ग्राफिकली है और इसी को ट्रांसलेट कर देते हैं अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो ये आपके पास आ जाता है जीनी कोफिशिएंट। उसके बाद जो दूसरा शेयर था इसका वो था फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या फैक्टर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो फंक्शनल शेयर ऑफ इनकम या फैक्टर शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनकम बुनियादी तौर पर यह डिस्कस करता है कि जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जमीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन और ये जो कैपिटल है ये कितना शेयर ले रहे हैं। यानी पूरा मुल्क में अगर 100 रुपये कमा रहा है तो जमीन का रेंट कितना है, तो यानी लैंड को कितने पैसे मिल रहे हैं, लेबर के पास कितने पैसे जा रहे हैं, कैपिटल को कितने पैसे मिल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर को कितने पैसे कमा रहे हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम हम क्या रखते हैं, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसकी डेफिनेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विदाउट रिगार्ड टू द ऑनरशिप ऑफ फैक्टर, इस चीज़ से इररिस्पेक्टिव, इस चीज़ को इग्नोर करके कि वो उसका ऑनर कौन है, उसकी ऑनरशिप को इग्नोर करके सिर्फ ये देखना है कि ज़मीन के पास कितने पैसे, लैंड का रेंट कितना है, कैपिटल का इंटरेस्ट कितना है और ये इस तरीके से कितना है। अब इसको कैसे मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए उसकी सप्लाई और डिमांड का सहारा लिया जाता है कि ज़मीन की डिमांड और ज़मीन की सप्लाई से उसकी वेज रेट जो ना डिटरमिन होती है।
उसकी जब वेज रेट डिटरमिन कर लेते हैं तो उसकी डिटर्मिनेशन से उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उसका शेयर आ जाता है किसका कितना शेयर है। सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स आर अज्यूम्ड टू डिटरमिन द यूनिट प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्टिव फैक्टर। ईच प्रोडक्टिव फैक्टर, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है उसका अंदाजा कहाँ से होता है, उसका जो अंदाजा आपको उसकी डिमांड सप्लाई जहाँ पे क्रॉस करती है वहाँ पे उसकी प्राइस सेट होती है। इस तरीके से फैक्टर प्रोडक्शन के लिए भी जो मॉडर्न थ्योरीज है वेजेस है वो यही है कि जहाँ पे किसी फैक्टर प्रोडक्शन की डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी वहाँ पे उसकी जो है ना वो वेज डिटरमिन होगी, तो वहाँ से उसकी यूनिट प्राइस आ जाती है। व्हेन दीज यूनिट प्राइसेस आर मल्टीप्लाइड by quantities employed on the assumption of efficient factor utilization, we get a measure of total payment to each factor। अब हुआ क्या है कि एक मजदूर की आपने या एक लेबर की जो आपने यूनिट प्राइस है फर्स्ट किया 100 आपने ले ली एक यूनिट प्राइस। अब उस यूनिट प्राइस के बाद आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि एक मजदूर की कीमत है 100 रुपया, मुल्क में कितने मजदूर है, फर्ज किया मुल्क में 10 मजदूर है, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब वो आपकी जो वो शेयर ऑफ इनकम आ जाएगा जो वो मजदूर ले रहा है, यानी वो 1000 रुपये मजदूर जो है वो अर्न कर रहा है। इसी तरीके से फर्ज करते हैं कि एक जमीन का जो रेंट है वो 1000 रुपये है, मुल्क में कितने एकड़ जमीन है उतने एकड़ को से 1 एकड़ जमीन का रेंट अगर 1000 रुपये है तो 1000 एकड़ जमीन है तो उस 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो उसका लैंड का शेयर आ जाएगा। इसी तरीके से कैपिटल में, इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर में, तो इस तरीके से हम इसको फैक्टर्स ऑफ जो शेयर फैक्टर शेयर ऑफ इनकम है या शेयर ऑफ इनकम है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स का, वो हम उसको डिटरमिन कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल, द सप्लाई एंड डिमांड फॉर लेबर आर अज्यूम्ड टू डिटरमिन इन मार्केट वेज, व्हेन दिस वेज इज देन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वी गेट मेजर ऑफ टोटल वेज पेमेंट, आल्सो समटाइम्स कॉल्ड द टोटल वेज बिल। तो टोटल वेज बिल इस तरीके से हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इनकम इनइक्वालिटी से क्या मुराद है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, और इसके लिए दो चीजें हम लोगों ने बेसिकली पढ़ी, एक जीनी कोएफिशिएंट और एक लॉरेंस कर्व। उम्मीद है आपको एक टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई इसमें कोई एम्बिगिटी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप मुझे इनबॉक्स में आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह इसका रिस्पॉन्ड करूंगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।